All right. Now the next topic is .NET Framework Class Library, right? Already we have seen this topic in VB.NET also, right? VB.NET के अंदर तो वो यूनिट नंबर 1 का पूरा एक पार्ट था, right? और हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक वहां पे देखा है. So obviously now this is the revision for you, right? Because आपको ऑलरेडी पता है ये टॉपिक के बारे में. Just I will explain it again, right? So the topic is .NET Framework Class Library. Okay, what is class library? We have already seen in .NET Framework topic that we can say that is the major entity of the .NET Framework, right? Which is present in terms of classes. Obviously, अगर class library है तो वो किससे बनी होगी? Classes से बनी होगी, right? And .NET itself is based on object-oriented features. Again, I repeat, .NET itself is based on object-oriented features. And if it is based on object-oriented features, तो obviously वहां पे सारी चीज किसके terms में हमें मिलेगी? It will be in terms of classes, right? And .NET framework की पूरी library के जो हमें मिलती है, again, it is built on the concept of classes. And whenever I say that it is built on the concept of classes, इसका meaning ये होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें available होगी? Obviously, properties, methods, events, वो सारी चीज हमें क्लासेस के अंदर मिलेगी कि जिसका यूज हम हमारी .NET के एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं. फिर वो विंडोज एप्लीकेशन हो कि जो आपने प्योर VB.NET के अंदर डेवलप की थी, या फिर वेब एप्लीकेशन हो, वेब सर्विस हो कि जो आप यहाँ पे 5th सेमेस्टर के अंदर बाय यूजिंग ASP.NET एंड VB.NET आप डेवलप कर रहे हो. सारे क्लासेस आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर अवेलेबल रहेंगे. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि हम बहुत ही आसानी से पूरी एप्लीकेशन के अंदर, दो वी डेवलप द कोड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के अंदर आप 2 डिफरेंट पेजेस डेवलप करते हो. एक पेज आपने डेवलप किया है VB लैंग्वेज के अंदर, दूसरा पेज डेवलप किया है C# लैंग्वेज के अंदर, देन टू इट विल एग्जीक्यूट विद इन द सेम वेबसाइट. क्यों? बिकॉज .NET को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने VB लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा है या फिर C# लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा है. .NET को तो सिर्फ खुद की लैंग्वेज से मतलब है, दैट इज MSIL लैंग्वेज, राइट? एंड दैट्स व्हाई ये जो क्लास लाइब्रेरी की मैं बात कर रही हूँ, क्लास लाइब्रेरी भी वो खुद की लैंग्वेज के अंदर उसने लिखी है, राइट? वहां पे लिखी गई है. So that's why it is available with all the languages which are compatible with .NET framework. I am using the word over here that is compatible with .NET framework. VB .NET की लैंग्वेज नहीं है, C# .NET की लैंग्वेज नहीं है, VC++ .NET की लैंग्वेज नहीं है. They are the languages which are compatible with .NET framework. .NET के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो लैंग्वेजेस ने अग्री किया है, इसीलिए वो हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर सोर्स कोड लिखने के लिए यूज कर सकते हैं. And if those languages have agreed with all the terms and conditions that are specified within the .NET framework, जो CLS के अंदर लिखे गए हैं, that is common language specification. Last lecture में, yesterday मैंने आपको समझाया था, right? So that is the important thing कि अगर कोई भी language, अगर आप भी कोई language develop करते हो, and if your language want to become compatible with .NET framework, then your language should follow the rules and regulations and constraints that are written within common language specification. तो आपकी language भी .NET framework के साथ compatible हो जाएगी, right? So that is important thing. And इसी की वजह से .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो भी क्लास लाइब्रेरी अवेलेबल है वो सारी लैंग्वेजेस के साथ सेम है. ओनली द डिफरेंस इज ऑब्वियसली अगर आप VB लैंग्वेज का यूज करोगे तो वहां पे सिंटेक्स अलग होगी, C# लैंग्वेज का यूज करोगे तो वहां पे सिंटेक्स अलग होगी, बट आपको लाइब्रेरी दोनों लैंग्वेज में सेम मिलेगी. क्लियर, राइट? ओके ओके. तो वो हमें कौन कौन सी चीजें देगा? अगर हमें रन टाइम एनवायरमेंट को एक्सेस करना है तो भी वो हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है. वो अगेन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर हमें एग्जीक्यूशन के वक्त जो जो एस्पेक्ट्स की जरूरत है, मेमोरी मैनेजमेंट है, थ्रेड मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, डीबगिंग की जरूरत है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है,
then also for each and every aspect classes are available in .NET Framework Class Library, जिसे हम BCL कहते हैं, that is Base Class Library, and that's why it is a second major component of .NET Framework, right? Okay. इसके अंदर क्या होगा? Obviously प्री रिटन कोड होंगे. What do you mean by प्री रिटन कोड? प्री रिटन कोड का मीनिंग क्या होता है? पहले से लिखे गए कोड. Obviously जब आप टर्बो सी यूज करते थे, C++ या फिर C के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वहां पे भी आप #include stdio.h #include conio.h लिखते थे. वो क्या था? हेडर फाइल्स थी. वहां पे हम वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को हेडर फाइल्स कहते थे. यहाँ पे हम क्या कहते हैं? क्लासेस, राइट? सो द कंसेप्ट इज सेम, कि उसके अंदर पहले से लिखे गए फंक्शंस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, हमें सारी चीज मिलेगी. ओनली एज द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, ऑब्वियसली वहां पे हम कंसेप्ट को डिफरेंट नेम से उसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे प्री रिटन कोड अवेलेबल है, कि जिसका यूज करके हम विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओके. नाउ अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, राइट, तो कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स या फिर विंडोज फॉर्म्स. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, राइट? देन दूसरी कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? कंट्रोल्स, बिकॉज अगर हम वेब फॉर्म्स ले ले या फिर विंडोज फॉर्म्स ले ले, वो अकेले तो रन नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव टू डेवलप यूजर इंटरफेस. और यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए हमें किसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बाय यूजिंग कंट्रोल्स. और कंट्रोल्स हम किसके ऊपर प्लेस करेंगे? अगर विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है तो हम कंट्रोल्स प्लेस करेंगे ऑन दी विंडोज फॉर्म्स, जिसे हम विन फॉर्म्स कहते हैं. या फिर अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो वहां पे हम वो कंट्रोल्स किसके ऊपर प्लेस करेंगे? वेब फॉर्म्स के ऊपर प्लेस करेंगे, कि जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम वेब पेजेस कहते हैं, राइट? सो अगर हम वेब फॉर्म्स की बात करें या फिर कंट्रोल्स की बात करें या फिर विंडोज फॉर्म्स की बात करें, देन अगेन each and everything is available in terms of classes in .NET Framework Class Library. And as I always say, कि जो .NET की लाइब्रेरी है, it is based on object oriented concept. उसका नेचर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो स्टार्ट ही कहां से होता है? ऑब्जेक्ट से. और ऑब्जेक्ट हम किसके ऊपर से क्रिएट करते हैं? क्लासेस के ऊपर से हम उसे क्रिएट करते हैं, राइट? So again, that is another important thing you need to consider regarding .NET Framework Class Library. Okay. कौन कौन सी चीज करने के लिए क्लासेस अवेलेबल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटाबेस इंटरेक्शन करना है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्लासेस अवेलेबल है, राइट? डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए कौन कौन से क्लासेस की जरूरत पड़ेगी? अगर हम SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करते हैं, देन SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL data adapter, SQL data reader, these are the classes, right? अगर हम फॉर एग्जाम्पल Oracle के डेटाबेस के रिगार्डिंग बात करें, तो Oracle कनेक्शन, Oracle कमांड, Oracle data reader, Oracle data adapter, उस हिसाब से वहां पे क्लासेस अवेलेबल है. इन शॉर्ट, अगर आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस अवेलेबल है. अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस अवेलेबल है. अगर आपको कोई ग्राफिक्स रेंडर करना है, राइट, आपको आपके फॉर्म के ऊपर ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस अवेलेबल है. एंड इवन इफ यू वांट टू हैंडल द एक्सेप्शंस, राइट, तो अगेन उसके रिगार्डिंग भी क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस अवेलेबल है, राइट? इन शॉर्ट, आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी आपको इंप्लीमेंट करनी है, सारी चीज के रिलेटेड, सारी फंक्शनैलिटीज के रिलेटेड क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस अवेलेबल है. ओनली द थिंग इज दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पे कौन सा क्लास यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो आई थिंक बिफोर 2 लेक्चर्स हमने एक कलेक्शन का टॉपिक पढ़ा था, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन. तो वो दोनों क्या थे? ऑब्वियसली दैट टू वेर आल्सो द क्लासेस इन सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस, राइट? सो अगर हम सिंपल कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वहां पे क्लासेस अवेलेबल है, राइट? ओके, ऑलराइट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि ओके वी कैन यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस टू डेवलप एप्लीकेशन इन डॉटनेट फ्रेमवर्क, राइट? There are many different languages that are compatible with .NET framework. Only the thing is that वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिलेटेड लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, अगर कोई भी लैंग्वेज को .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपेटिबल होना है तो वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वहां पे लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर होना चाहिए. क्यों लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज हम सोर्स कोड किसके अंदर लिखेंगे? वो लैंग्वेजेस के अंदर लिखेंगे. उसे कंपाइल किसके अंदर होना है? MSIL के अंदर होना है, तो ही CLR को समझ में आएगा. और ये जो सोर्स कोड से सोर्स लैंग्वेज में से जो MSIL में कन्वर्जन होता है वो किसका यूज करके होता है? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दैट लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर. बिकॉज आपको पता है कि अगर आप C++ लैंग्वेज में कोड डेवलप करते हो तो वो VB के कंपाइलर से कंपाइल नहीं होगा. अगर आप VB में कोई कोड लिखते हो तो C# के कंपाइलर से वो कंपाइल नहीं होगा, राइट? सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें पता है कि ओके मल्टीपल लैंग्वेजेस का वहां पे सपोर्ट है, लेकिन क्यों है? बिकॉज लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर वहां पे अवेलेबल है, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दो वहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगेन डॉटनेट फ्रेमवर्क को भी वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्लास लाइब्रेरी उसके अंदर है वो सारी लैंग्वेजेस यूज कर सके ऐसी होनी चाहिए. तो ही दोनों मतलब एंटिटी से सपोर्ट होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट होगा देन इट विल डू. नो, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो क्लास लाइब्रेरी है वो भी लैंग्वेज के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी वो कंसेप्ट को भी ध्यान में रख के बनाई गई है. ओके, आपको क्या लगता है कि ये जो SQL कमांड, SQL कनेक्शन, SQL डेटा एडाप्टर, SQL डेटा रीडर, ये जो क्लासेस है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर कितनी बार लिखे गए हैं? बिकॉज अगर आप VB के अंदर SQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो वहां पे भी आप SQL कनेक्शन क्लास ही यूज करोगे. एंड C# लैंग्वेज के अंदर भी अगर आपको SQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो वहां पे भी आप क्या यूज करोगे? SQL कनेक्शन ही यूज करोगे. तो आपको क्या लगता है SQL कनेक्शन क्लास डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी के अंदर कितनी बार लिखा गया है? ऑब्वियसली वंस, एक ही बार लिखा गया है. बट वो इस हिसाब से लिखा गया है कि अगर आप वो क्लास VB के साथ यूज करो देन यू विल गेट द सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स. अगर आप वही क्लास C# के साथ यूज करोगे तो यू विल गेट सेम सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स, राइट? सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डॉटनेट फ्रेमवर्क हम कहते तो है कि ओके वी आर यूजिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क, लेकिन वो इतना इजी गोइंग क्यों है? बिकॉज उसकी खुद की जो क्लास लाइब्रेरी है वो इस हिसाब से लिखी गई है कि ओके इट कैन वर्क विथ एनी लैंग्वेज, राइट? ओनली द थिंग इज दैट वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है. बिकॉज हमें पता है कि अगर क्लासेस को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही हम क्लासेस का यूज कर सकते हैं. क्लियर, राइट? ओके, सो दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा है ओके कि अगर आप VB लैंग्वेज यूज करो या फिर VC++ लैंग्वेज यूज करो आपको सेम सेट ऑफ क्लासेस वहां पे मिलेंगे, राइट? ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर एप्लीकेशन डेवलप करें देन ओके इट इज वेरी इजी टू डेवलप योर एप्लीकेशन इन डॉटनेट फ्रेमवर्क. बिकॉज बहुत सारी चीज ऐसी है कि उसकी खुद की क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासेस है, फंक्शंस है, इवेंट्स है, उसी से हम कर सकते हैं, right? And that's why it is very easy to use. Again I repeat, .NET framework के अंदर जो लाइब्रेरी है it is very easy to use. Only the thing is हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई क्लास अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये इवेंट अवेलेबल है, ये मेथड अवेलेबल है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट? अगर आप चाहते हो ओके कि कोई टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट करना है लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लास लाइब्रेरी के अंदर उसके रिगार्डिंग कौन से क्लास है तो आप यूज कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. वो इजी टू यूज कब होगा? जब हमें पता होगा कि ओके ये पर्टिकुलर क्लासेस
क्लास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है तो, राइट? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, राइट? कि क्लास लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्यों है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमने अब तक ये डिस्कस किया कि .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस. लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी क्लास आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. उसके रिगार्डिंग पहले आपको नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वो क्लास यूज कर सकते हो. ये तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया है, राइट? अगर आपको एसक्यूएल डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो उसके रिगार्डिंग जो 4 क्लासेस है वो अगर आपको यूज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ता है? import system.data.sql client. क्यों? Because SQL client is the namespace के जिसके अंदर वो 4 classes available है, right? So though we are saying that .NET framework is a class library, लेकिन वहां पे जो classes है they are grouped into namespaces. Again I repeat, they are grouped into namespaces, right? So the topic is namespaces. What is namespaces? जब हम related classes का logical group create करते हैं, again I repeat, जब हम related classes का logical group create करते हैं, then that particular group is named as namespace. Again I repeat, that particular group is named as namespace, right? Now what is the scenario? M1 नेम की नेम स्पेस है, M2 नेम की नेम स्पेस है, राइट? दोनों नेम स्पेसेस के अंदर सेम क्लास के नेम्स हो सकते हैं. क्यों? बिकॉज हमने पूरा ग्रुप सेपरेट कर दिया है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द सिनेरियो. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये नेम स्पेस की क्यों जरूरत पड़ेगी? ये नेम स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो क्लास लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, ये क्लास लाइब्रेरी के अंदर thousands of classes है, right? Again I repeat, thousands of classes है. And what do you think कि आप each and every class के name memorize कर पाओगे? Obviously not. लेकिन अगर हम वही क्लासेस को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, राइट? तो हमें कौन सा नेम याद रखना पड़ेगा? ग्रुप का नेम याद रखना पड़ेगा. अगर हमें एक बार ग्रुप का नेम याद है एंड वो पर्टिकुलर ग्रुप हम हमारे एप्लीकेशन के वेब फॉर्म या फिर वेब पेज के ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं, देन इजीली जैसे ही हम क्लास का नेम टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो इंटेलिजेंस में वो क्लास का नेम आ जाएगा. तो हमें वहां पे सारे क्लासेस के नेम मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ नेम स्पेस के. क्यों? दो हम उसे क्लास लाइब्रेरी कहते हैं, क्लासेस है, लेकिन फिर भी वहां पे ग्रुपिंग क्यों किया गया है? बिकॉज क्लास लाइब्रेरी के अंदर thousands ऑफ क्लासेस है and it is impossible for a person to remember the name of each and every classes. Clear? Right? Okay. Now अगर हमें वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो क्लासेस के नेम सेम रखना चाहते हो, राइट? तो वहां पे आपको वो दोनों क्लासेस को सेपरेट नेम स्पेसेस के अंदर रखना पड़ेगा. देन ओनली यू विल एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेम नेम क्लासेस. वो तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 2 डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर देते हो तो वहां पे आपको क्लास के नेम सेम मिल सकते हैं, राइट? बिकॉज ग्रुप ही अलग है तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, राइट? ओके. अगर हमें कोई भी नेम स्पेस को यूज करना है, राइट? अगर हमें कोई भी नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, then we need to remember the parent namespace of all other namespaces is system. Again I repeat, the parent namespace of all other namespaces is system. इसीलिए सारी नेम स्पेसेस आप इंपोर्ट करोगे, इट विल स्टार्ट विद system dot, then the sub namespace, and after that another sub part of that namespace, right? For example, अगर हमें डेटा सेट क्लास का यूज करना है तो हम वहां पे डायरेक्टली क्या लिखते हैं? system dot data namespace हम इंपोर्ट करते हैं,
लेकिन अगर हमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे हम क्लास का सॉरी नेम स्पेस का नेम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट. इन शॉर्ट, सिस्टम इज द पेरेंट नेम स्पेस, उसके सब पार्ट में क्या है, डेटा, एंड डेटा के सब पार्ट में क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट. तो इट डिपेंड्स कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि हमें कौन सी नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा. राइट, ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी नेम स्पेसेस के पार्ट्स है दे आर डेलिमिटेड विद द डॉट. डेलिमिटर का मीनिंग क्या होता है, सेपरेटर. राइट, सेपरेटर वहां पे क्या है, डॉट यूज किया गया है. जब भी हम कोई भी नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट. so dot is the delimiter, dot is the separator between the name of the two parts of the namespaces. Clear, right? Okay. And here are the list of major areas के जिसके regarding namespaces available है. और मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लास लाइब्रेरी के अंदर दीज आर द मेन एरियाज के जिसके ऊपर फोकस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, देन व्हाट इज कलेक्शन. कलेक्शन इज ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट इज एरे, एरे इज अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. राइट, ओके. आईओ, दैट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. राइट, उसके अंदर कौन कौन सी थिंग्स हम कवर कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आपको फाइल को रीड राइट करना है तो वहां पे आप इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम डिफाइन करते हो, तो वो सारी चीज किसके अंदर कवर होती है, आईओ मैनेजमेंट. लाइकवाइज कंट्रोल्स है, फॉर्म्स है, उसके रिगार्डिंग भी क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस अवेलेबल है. राइट, लाइकवाइज डेटाबेस, वो तो आपको ऑलरेडी पता है. मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड कंसेप्ट अगर हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है. रिमोटिंग, टू डिफरेंट मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है कि जो रिमोट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है. राइट, एंड रिफ्लेक्शंस. राइट, सो दीज आर द मेन एरियाज के जिसके रिलेटेड क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस अवेलेबल है. राइट, क्लियर, राइट, ओके, फाइन.